हेलो एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे हैं नेशनल मूवमेंट 1885 से 1905 का जो दौर था। इसको हम फर्स्ट फेज कह सकते हैं या फिर इसी को हम मॉडरेट्स का फेज भी कह सकते हैं, जहाँ पर जो मॉडरेट्स पॉलिटिक्स है वो ज़्यादा डोमिनेंट है। तो अब मॉडरेट्स की क्या पॉलिसीज थी, क्या उनके मेथड्स थे, या फिर कौन कौन से उनके जो लीडर्स थे वो थे, और इसके अलावा इनका एवेल्युएशन भी हम करेंगे इसमें और उनका क्रिटिसिज्म पूरा देखेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मॉडरेट्स। मॉडरेट्स का मतलब क्या होता है? जो नरम दल, जो मतलब नरम होते हैं, अपने उनके जो मेथड्स होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं, ग्रेजुअल मेथड्स होते हैं, ठीक है? ये कॉन्फ्लिक्ट में विश्वास नहीं रखते हैं, लड़ाई-झगड़ा हमें नहीं लेना है, सैक्रिफाइस पे इनका यकीन नहीं है कि सैक्रिफाइसेस जैसी कोई चीज़ नहीं करनी है हमें, और स्लेवली एंड ग्रेजुअली विद द पासेज ऑफ द टाइम, जैसे-जैसे समय बढ़ता जाएगा, सब चीज़ें स्वयं ही सही होती जाएँगी, ठीक है? शुरुआत करते हैं। इनके एम्स क्या थे मॉडरेट्स के? अब मॉडरेट्स के अगर मैं कुछ लीडर्स की बात करूँ, जैसे कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी अगर आप ले सकते हैं, राणा डे भी मॉडरेट्स थे, ठीक है? इसके अलावा जो गोखले हैं, ये भी मॉडरेट हैं। इवन गांधी स्वयं मॉडरेट थे, हालाँकि गांधी तो अभी इस पिक्चर में नहीं आएँगे, गांधी का उद्भव बाद में होता है इंडियन नेशनल मूवमेंट में। तो स इसके बाद दादा भाई नेहरू जी की बात करेंगे, ठीक है ना? पी आनंद चार्लू की बात करेंगे, दीन साहब वाचा, दीन साहब वाचा, इसके अलावा आर.सी. दत्ता की बात कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप बात कर सकते हैं और कोई लीडर है, दादा भाई नेहरू जी हो गया, ठीक है? ये मोतीलाल मोतीलाल नेहरू भी इसी में ही आते हैं। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ये सब। तो हमें शुरुआती नेताओं को देखना है, ये वाले जो शुरुआती हैं, गांधी को छोड़ के, ठीक है? तो इनका एम्स या ऑब्जेक्टिव्स क्या था? क्या लक्ष्य था आखिर मॉडरेट्स का, कि भारतीय आंदोलन में शुरुआत में वो करना क्या चाह रहे थे? क्योंकि भारत में जो राष्ट्रवाद है, यानी कि जो नेशनलिज्म की फीलिंग है, अभी तक तो सभी के अंदर नहीं थी। ज़रा देखते हैं क्या होगा। उनका शुरुआत में पहला लक्ष्य ये था कि फाउंड अ डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट मूवमेंट, कि सबसे पहले एक डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? जिसमें सभी की भागीदारी हो, द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल सेक्शंस, और एक राष्ट्रीय नेचर में वो कैसा हो? राष्ट्रीय हो, जाति, धर्म के आधार पर विभाजित ना होकर राष्ट्रीय होना चाहिए, एक ऐसे मूवमेंट की स्थापना करना। पॉलिटिसाइज एंड पॉलिटिकली एजुकेट पीपल, पॉलिटिकली लोगों को हमें क्या करना है? जागरूक करना है, उनको शिक्षित करना है। पॉलिटिकली का मतलब है उनके अधिकार क्या है, राइट टू इक्वालिटी क्या होती है, इस प्रकार की चीज़ें, क्योंकि उस समय जनता तो सिर्फ अपने कार्यों में ही सीमित थी। एस्टेब्लिश द हेडक्वार्टर्स फॉर अ मूवमेंट, और एक हेडक्वार्टर की स्थापना भी करना है कि आंदोलन चलाया कहाँ से जाएगा। दूसरा, प्रमोट फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशनल पॉलिटिकल वर्कर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो मतलब देश दुनिया के हमारे जो देश हैं, इनके कोने-कोने के जो भी नेशनल वर्कर्स हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, इन सबको आपस में क्या करना? इन सबको कनेक्ट करना, ठीक है? फ्रेंडली रिलेशंस प्रमोट करना। डेवलप एंड प्रोपेगेट ऑन एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, और जो हमें आइडियोलॉजी का विस्तार करना है वो क्या है? प्रोपेगेट करना है। किस आइडियोलॉजी को? एंटी कॉलोनियल, की जो ऐसी आइडियोलॉजी जो कॉलोनीज यानी कि उपनिवेशवाद के खिलाफ थी। लोगों को यूनिफाई करना है फॉर ओवर ए कॉमन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम, एक ऐसा एक ही कारण से सभी लोगों को यूनिफाई करना है, ठीक है? कि सबके इकोनॉमिक हक एक जैसे हैं, पॉलिटिकल प्रोग्राम एक जैसे होने चाहिए, रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट और प्रोविंसेस, धर्म, जाति और प्रोविंसेस के छोड़कर। डेवलप फीलिंग ऑफ नेशन एंड नेशनल यूनिटी, ठीक है? राष्ट्रीय राष्ट्रवाद की भावना जगाना है। केयरफुली प्रमोट एंड नर्चर इंडियन नेशनहुड। अब ओवरऑल मिला के ये 8 पॉइंट्स की अपेक्षा आप अगर 4 पॉइंट्स ये देखें, तो सबसे पहला पॉइंट तो आपके लिए यही इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये वाला, कि मतलब पॉलिटिकली एजुकेट करना था इन लोगों को पीपल का। दूसरा ये करना था कि बहुत जो सारे लीडर्स हैं, ठीक है? जो अक्रॉस द कंट्री, दे हैव टू, जो भी पॉलिटिकल वर्कर्स थे उनको एक जगह पर यूनाइट करना है, यानी कि यूनाइट द कंट्री। दूसरा हो गया। तीसरा इनका ये हो गया कि ये नेशनलिज्म का जो फीलिंग है उसको जगाना है, ठीक है ना? और चौथा आप इसे मान सकते हैं कि टू यूनिफाई पीपल ओवर ऑन ए अपॉन ए कॉमन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम। तो ये 4 पॉइंट्स बस याद रखना, इन्हीं को आप मेंस में लिख सकते हैं कि इनिशियली उनके एम एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। आइडियोलॉजी इनकी क्या थी कि अब ये सब करेंगे तो करेंगे कैसे? तो सबसे बड़ी बात है, ये स्टॉन्च बिलीवर्स थे, कट्टर, यानी कि ये विश्वास करता थे किस पे? लिबरलिज्म एंड मॉडरेट पॉलिटिक्स पर। लिबरलिज्म का मतलब होता है उदारवादी, उदारवादी तरीकों पर, और मॉडरेट जो पॉलिटिक्स होती है उस पर। दूसरी बात है, फुल ऑफ एडमिरेशन फॉर ब्रिटिश हिस्ट्री एंड कल्चर एंड स्पोक ऑफ ब्रिटिश कनेक्शन एज प्रोविडेंशियल्स। इनका ये मानना था, इनको पूरा विश्वास था, दे हैव द फुल फेथ इन ब्रिटिश एज दे बिलीव इन द प्रोविडेंशियल थ्योरी। प्रोविडेंशियल थ्योरी का मतलब ये था कि ब्रिटिश जहां जहां पर, या ब्रिटिश ने जिन जिन कॉलोनीज को गुलाम बनाया है,
उनको वो जो कॉलोनीज़ होती हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि ब्रिटिश खुद कह देते थे ना कि हमारा प्रोविडेंशियल मिशन है, दैट मीन्स वी आर हियर टू सिविलाइज़ द इंडियंस। ब्रिटिश कहते थे वी आर हियर टू सिविलाइज़ द इंडियंस, आप लोग पुराने हो, पुरातन हो और हम आपको नया करने के लिए आए हैं, सिविलाइज़ आप लोग असभ्य हो, हम आपको सभ्य बनाने आए हैं। वो मानते थे कि ऑब्स्ट प्रॉब्लम ब्रिटिश रूल नहीं है, मानते थे कि ऑब्स्टेकल जो है वो हमारे देश में जो सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, यानी कि सामाजिक और जो आर्थिक जो गरीबी, जो पिछड़ापन है, ये समस्या है, ना कि ब्रिटिश का शासन। ब्रिटिश का शासन तो हमारे लिए और अच्छा है, वो ये मानते थे। इन भारत का तो प्रोग्रेस है, यानी कि भारत की प्रगति सिर्फ़ एक ही तरीके से संभव है, वो भी है ब्रिटिश रूल के अंतर्गत ही संभव हो सकती है। ओनली ब्रिटिश कुड मेंटेन पीस एंड ऑर्डर। वो कहते हैं कि इतना बड़ा देश जहाँ पर इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इतना ज़्यादा एक्सपांशन है, ऐसे देश को पीस एंड ऑर्डर यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ऐसे देश का सिर्फ ब्रिटिश ही चला सकते हैं। उनका खुद ही विश्वास नहीं है अपने लोगों पर। और यही ये जो सब चीज़ें दिख रही हैं ना, ये यही सब चीज़ें जन्म देंगी किसको? जो थे एक्सट्रीमिस्ट थे ना, उनको जन्म देंगी। ब्रिटिश वांटेड टू बी जस्ट टू इंडियंस बट दे वर नॉट अवेयर ऑफ इंडियन कंडीशंस। वो ये कहते थे, मानते थे कि देखो एक्चुअल में ब्रिटिश बड़े भले आदमी हैं। वो भारतीयों के साथ में बड़े न्याय तरीके से प्रस्तुत होना चाहते हैं। लेकिन वास्तव में बात ये है कि उन्हें इंडियंस की कंडीशन की पता ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे इंडियंस की प्रॉब्लम क्या है। वो कहते थे कि अगर पब्लिक डिमांड्स सही तरीके से, सही मैनर में प्रस्तुत ब्रिटिश के सामने प्रस्तुत करी जाएँगी, तो निश्चित तौर पर हमारी डिमांड्स केयरफुली पूरी होंगी और सुनी जाएँगी। अब वो सही तरीका क्या है? वो है पीपीपी। पीपी का मतलब पीपीपी, प्रेयर, प्रार्थना करके उनके सामने रखेंगे अपनी माँगें, पिटीशन क सब लोगों के दस्तखत करवाएँ एक पत्र पर 1000 2000 लोगों का, और प्रोपेगेंडा यार प्रोपेगेंडा का मतलब है प्रचार-प्रसार करके, इस तरीके की। ये ट्रिपल पी थी पॉलिसी, ठीक है? अब ये इसी पॉलिसी को भिखमंगी पॉलिसी कह दिया था किसने? तिलक जी ने। ये चीज़ याद रखना है। आगे देखेंगे, नॉट द राइट टाइम टू टेक अ डायरेक्ट चैलेंज फ्रॉम अथॉरिटी। और इसमें मानते थे कि चूँकि हम लोग इतने कमज़ोर हैं कि ये सही समय नहीं है कि हम डायरेक्ट चैलेंज ले सकते हैं अथॉरिटी से। तो ये उनके तरीके थे। तो आइडियोलॉजी उनकी वही थी। एक तो आइडियोलॉजी में मुख्य काम आप लिखेंगे ये प्रोविडेंशियल मिशन का, ठीक है? और एक ये आप लिख सकते हैं कि ये तो प्रोविडेंशियल मिशन का हो गया काम। दूसरा ये था कि ये लिबरलिज़्म की पॉलिसी पर बिलीव करते थे। तीसरा है कि ये मानते थे कि हमें बस अपनी माँगें सही से रखनी चाहिए। और चौथा ये पीपीपी की पॉलिसी पर विश्वास था। आइडियोलॉजी तो हो गई, मेथोडोलॉजी अब इनका तरीका ज़रा देख लेते हैं, वही क्या है? टू अराउज़ पॉलिटिकल अवेयरनेस ऑफ पीपल थ्रू। अब ये लोगों के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस तो जागृत करना चाहते थे लोगों को, दे वांटेड टू एजुकेट पीपल पॉलिटिकली। अब वो कैसे, वो उन्होंने क्या-क्या है क्या कि एक तो कॉमन पॉलिटिकल क्वेश्चन्स करके कि सभी को एक पॉलिटिकल क्वेश्चन्स कि तुम्हारी समस्या क्या है? उन समस्याओं का मूल कारण क्या होगा? कुछ ना कुछ अखबार लिखना, जनरल पत्रिकाएँ छापना, उस तरीके से मीटिंग्स आयोजित किया जाता था। और इसके अलावा पॉलिटिकल लाइब्रेरीज़ बनाई जाती थी, लाइब्रेरीज़ जहाँ पर ये पॉलिटिकली चीज़ें होती थी। अब ये अथॉरिटी के सामने अपनी माँग कैसे रखेंगे? अब ये शुरुआत में ये सिर्फ़ कुछ ये चाहते थे कि कुछ ना कुछ सुधार हो जाएँ। ब्रिटिश शासन को खत्म नहीं करने की बात कर रहे हैं। शुरुआत में ये चाह रहे हैं कि बस सिर्फ़ कुछ ना कुछ रिफ़ॉर्म्स हो जाएँ। अब कौन-सी पॉलिसी के थ्रू? ये ट्रिपल पी, प्रेयर, पिटीशन एंड प्रोपेगेंडा, ठीक है? ये ब हो गया। तो अब हम ये देखते हैं 1885 से लेके 1905 का जो दौर था, जनरली इट वाज़ डोमिनेटेड बाय द मॉडरेट्स। दैट्स व्हाई दिस द फर्स्ट फेज़ ऑफ इंडियन स्ट्रगल इज आल्सो नोन एज़ द मॉडरेट फेज़। So now we have discussed the aims and objectives of the moderates, then the ideology, and then later the methodology. Now we are coming to what the moderates leaders have demanded from 1885 to the year of 1905, and what they actually get. Or in the other words, we can say what were their demands in this phase and their achievements. So here we are going to analyze how much successfully they steered their ship in the first phase of Indian national movement. स्टार्ट करते हैं। अब इन जनरल इनकी डिमांड्स देखते हैं। इकोनॉमिक डिमांड्स इनकी क्या थी? शुरुआत में मॉडरेट थी, टू ड्रेन ऑफ वेल्थ। अब ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत हमें पता है दादा भाई नौरोजी ने दिया था, येस और नो, ठीक है ना? तो इनका बड़ा अचीवमेंट आप यही मान सकते हो मॉडरेट्स का कि इन्होंने जो ड्रेन ऑफ वेल्थ था, यानी कि भारत का जो खजाना खाली हो रहा था, उसके प्रति इन्होंने लोगों का भाव, जो ध्यान था, आकर्षित किया। तो इनकी जो पहली डिमांड थी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रही है, इस वजह से मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जो एक्सपेंडिचर जो खर्चा हो रहा है उसको कम करना चाहिए, ठीक है? और जैसे मिलिट्री एक्सपेंडिचर में खर्चा कब हुआ था? तो द्वितीय अफ़गान वॉर हुआ था लिटन के टाइम पे 1876 से 78 तक, उसकी वजह से इंडियन ट्रेज़री पर बहुत ज़्यादा खर्चा आया था। तो इसी खर्चे की वो कह रहे थे जो अनर्गल खर्चा हो रहा है, जो एक्स्ट्रा वैकेंसी है मिलिट्री एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में, तो दिस एक्सपेंडिचर मस्ट बी कट डाउन। और तो अब जब इनकी ये जो डिमांड थी इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ वेल्थ की,
और ये कह रहे थे कि इंडियन टेरिटरी खाली हुई जा रही है। तो इसी के लिए अचीवमेंट्स क्या हुआ कि एक बेलबाई कमीशन का गठन किया गया था इन द ईयर ऑफ 1895 और समवेयर इट इज आल्सो रिटन एज इन 1896। ठीक है, 1896 मान सकते हैं। ऑन इंडियन एक्सपेंडिचर, अब ये जो बेलवाई कमीशन है इसी पर आधारित था कि भारतीय खर्चे का जो आकलन था वो करना था। इट आल्सो टुक स्टेक ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, और इसने ड्रेन ऑफ वेल्थ पे बात भी करी। ये जब बेलवाई कमीशन आया तो इसने क्या है, दादा भाई नौरोजी से बातचीत करी थी, आरसी दत्ता से बातचीत करी है, और साथ में गोपाल कृष्ण गोखले से भी क्वेश्चनिंग किया है कि भाई आपकी जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है वो है क्या, और इसके बारे में हमें समझाइए। इसके अलावा इन्होंने अचीवमेंट्स में अगर आप देखें, मॉडरेट्स ने एक्सपोज कर दिया था रियल नेचर ऑफ कॉलोनियल इंटरेस्ट। ब्रिटिश रूल का रियल नेचर को एक्सपोज कर दिया था बाय देयर पेनस्टेकिंग स्टडी एंड राइटिंग्स, और किसके माध्यम से, अध्ययन करके और राइटिंग, दैट मींस कई सारी बुक्स पब्लिश करके। जैसे जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है ये किस बुक में पब्लिश किया गया था? ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो थ्योरी है ये 1901 में पब्लिश की गई थी। ठीक है ना, और कौन सी बुक थी? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। यूपीएससी समझ में आ गई है। तो ये इनकी जो डिमांड थी वहां पे कितने कामयाब हो पाए ये हमने देखा। इसके अलावा थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ को दादा भाई नेहरू जी ने बोला नाइफ ऑफ शुगर। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने दूसरी डिमांड ये भी करी, इकोनॉमिक जो डिमांड थी कि जो लैंड रेवेन्यू है वो कम होना चाहिए, और इसको इन्होंने कहा है कि इंडिया ब्लीडिंग वाइट। ये कहा है कि भारत मतलब कैसा खून अगर आप निचोड़ोगे ना तो कुछ नहीं निकलेगा, सिर्फ सफेद निकलेगा, यानी कि कुछ खून है ही नहीं, यानी कि सारा खून चूस लिया गया लैंड रेवेन्यू के तरीके से। और ब्लड सकिंग लीचेस, ब्रिटिश रूल को दादा भाई नौरोजी ने ब्लड सकिंग लीचेस भी कहा है। इसके अलावा इनकी जो डिमांड थी इंडस्ट्रियल और लेबर क्लास की क्या थी? पहली कि इम्पोज कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्टेड ब्रिटिश कॉटन। मान लीजिए इंडिया में है, ये यूके है, यहाँ से जो भी कॉटन आ रहा है इसमें आप कस्टम ड्यूटी लगाइए, आयात कर लगाइए। जब कस्टम ड्यूटी बढ़ेगी, जब कस्टम ड्यूटी इंडिया के अंदर आएगी तो भाई मान लेते हैं यूके का 1 मीटर कपड़ा 1 रुपए का आता है, आप इस पे कस्टम ड्यूटी लगा दो 1.5 का हो जाएगा इंडिया में, तो ये 1.5 रुपए का बिकेगा और इंडिया कपड़ा बिकेगा 1.25 का। तो ज्यादा डिमांड किसकी होगी? इंडियन कॉटन की होगी। इस वजह से इंडियन कॉटन को इंडियन मार्केट में, दैट मीन्स की कॉमन मार्केट में लाभ पहुंचना चाहिए। लेकिन ब्रिटिश ऐसे करते नहीं थे। यूके से जो कपड़ा बन के आता था मशीन से, ये इंडिया में सस्ता बिकता था, और इंडिया फेस कर रहा था उस समय डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि दुनिया में एक और पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है और उसी समय इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है। ये बड़ा विचित्र फिनोमेना इंडिया विटनेस कर रहा था। इसके अलावा इन्होंने दूसरा डिमांड करी थी एनकरेजमेंट टू मॉडर्न इंडस्ट्री थ्रू टैरिफ प्रोटेक्शन एंड डायरेक्ट गवर्नमेंट एड्स, कि भाई सरकार टैरिफ प्रोटेक्शन के द्वारा और सरकारी मदद के द्वारा भारत में मॉडर्न इंडस्ट्री भी लगाए। हम कब तक वो चरखा वाली और आउटडेटेड जो मशीनरी है उसका यूज कर रहे हैं। दूसरा है कि वेलफेयर मेजर्स फॉर लेबर्स एंड फैक्ट्रीज एंड टी प्लांटेशंस, तो जो लेबर्स वगैरह हैं फैक्ट्रीज में या फिर जो टी प्लांटेशंस लेबर है, क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा टी प्लांटेशन प्रोड्यूस करता है असम और उसके रीजन में, बंगाल, नॉर्थ बंगाल के रीजन में। तो उनके जो लेबर्स हैं उनके लिए वेलफेयर चाहिए, कुछ ना कुछ अच्छे मेजर्स लिए जाएं। तो उसके जवाब में आप देखेंगे एक्ट ऑफ 8081 और 8091 आया था। हालांकि इससे ये जो लेबर थी सेटिस्फाई नहीं किया हो पाए थे। 1881 के एक्ट में क्या कर दिया था इन्होंने? 1881 के एक्ट में कर दिया था कि 7 जो चिल्ड्रंस होंगे 7 ईयर्स से कम, उनके लिए 9 आवर्स वर्क होगा, 9 आवर्स वर्क। ठीक है ना? और ये 4 डे हॉलीडे ये कर दिया था इन्होंने। और 1891 के एक्ट में कर दिया था जो 9 ईयर्स से कम के बच्चे होंगे, मतलब 9 ईयर्स से कम 9 ईयर्स से ऊपर के बच्चे वर्क करेंगे, और वो कितना वर्क कर सकते हैं? 7 आवर्स पर डे, जो वर्क होगा 7 आवर्स पर वर्क। तो इंडियंस ने इसको सही नहीं माना था, हालांकि वो सेटिस्फाई वो नहीं हुए थे। चलिए, तो दो चीजें हो गई। तो सॉल्ट टैक्स है, इसका एबोलिशन की वो उन्होंने कंटिन्यू डिमांड करी है। तीसरी डिमांड जो थी मॉडरेट्स की वो थी इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। जैसे इंडियन एसोसिएशन जो बना था इनिशियली, ये सिविल सर्विसेज की डिमांड्स को लेकर बहुत ज्यादा मतलब उग्र था, रेडिकल था बहुत ज्यादा। कौन? जो इंडियन एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन था, उसने इंडियनाइजेशन हो सिविल सर्विसेज का, इसकी बहुत ज्यादा मांगे उठाई थी। अब इसमें क्या-क्या चीज़ें आती कि जो हेलेबरी सिस्टम था उसका एंड किया जाए। हेलेबरी सिस्टम का मतलब ये था कि इंडियंस को जो इंडियन सिविल सर्विसेज थे उन सबको ट्रेनिंग हेलेबरी में जाके लेनी पड़ती थी। तो वो कह रहे थे कि हेलेबरी वाला सिस्टम बंद कर दो, ट्रेनिंग हमारी इंडियंस की इंडिया में ही रखो। दूसरा इन्होंने कहा था कि पहले जो एग्ज़ाम्स थे वो सिर्फ इंग्लैंड में होते थे, अब इंडिया में भी एग्ज़ाम होने चाहिए। दैट मीन्स साइमल्टेनियस एग्ज़ाम्स इन इंग्लैंड एंड इंडिया। तीसरा ये था कि जो मैक्सिमम एज है ना फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज की उसको 19 से 21 बढ़ा दो। क्यों? क्योंकि 1865 में ये एक
21 वर्ष कर दी गई थी, मैक्सिमम एज है ये, मैक्सिमम नॉट मिनिमम। और 1876 में लिटन ने इसको सिर्फ 19 वर्ष कर दिया था। तो इस वजह से ये सारी की सारी चेंजेस हम मांग रहे थे। अब मिला हमें क्या? एजेंसन कमीशन आया 1886 में। एजेंसन कमीशन ने जो कोऑर्डिनेटेड और नॉन कोऑर्डिनेटेड सर्विसेज थी ये खत्म कर दी, और एजेंसन कमीशन 1896 ने 3 प्रकार की सर्विसेज बना दी। ये हमने सिविल सर्विसेज में पहले डिस्कस किया है। इंपीरियल सिविल सर्विसेज, आईपीएल हम जब बोला था ना, इंपीरियल सिविल सर्विसेज, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज और लोकल सिविल सर्विसेज। इसके अलावा हाउस ऑफ कॉमन्स में 1893 में ये रिजोल्यूशन तो लाया गया था कि सिविल सर्विसेज के साइमल्टेनियस एग्जाम्स किए जाएंगे इंडिया और इंग्लैंड में, बट ये कभी हो नहीं पाया। और ये फाइनली हम अचीव करेंगे इन द ईयर ऑफ 1921 जब इलाहाबाद में एग्जाम होगा। और ये भी कब हुआ था? अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ 1919 एक्ट, जिसको मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म्स बोलते हैं। तो 2 चीजें हो गई। तीसरा क्या था? रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ लिटन। लिटन की जो पॉलिसी थी रिएक्शनरीज थी, काफी उग्र थी, भारतीयों के लिए, भारतीयों के इंटरेस्ट को चोट पहुंचा रही थी, उनकी डिमांड थी। जैसे कि लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का लाया था, तो इसका विरोध किया गया था क्योंकि ये बैन कर फ्रीडम ऑफ प्रेस पे कर्व किया जा रहा था। इसके अलावा सिविलियंस को आर्म्स रखने की मनाही कर दी गई थी, आर्म्स एक्ट 1878 लाकर। इसके अलावा इंडियंस ने सपोर्ट किया था एल्बर्ट बिल 1883 को। तो ये कह सकते हैं कि जो लिटन की पॉलिसी थी, ये भी गवर्नमेंट जो मॉडरेट्स थे वो लिटन की पॉलिसीज का विरोध कर रहे थे, और जो पॉलिसीज अच्छी थी जैसे कि एल्बर्ट बिल 1883 का, वो उसको सपोर्ट कर रहे थे। इसके अलावा उनका और जो काम था, टू अवेयर पीपल पॉलिटिकली एंड एजुकेट देम, टू यूनाइट पीपल, पीपल को एजुकेट करना पॉलिटिकली, पॉलिटिकल लाइंस पे और इकोनॉमिक लाइंस पे, रिस्पेक्टिव ऑफ सोशल कल्चरल लाइंस। ठीक है, बेसिकली दे वर टू यूनाइट द पीपल पॉलिटिकल ऑन पॉलिटिकल लाइंस एंड इकोनॉमिक लाइंस इररिस्पेक्टिव ऑफ सोशल कल्चरल लाइंस। अब इसमें कितनी उनको कामयाबी मिली जरा देखेंगे। एबल टू क्रिएट अ वाइड नेशनल अवेकनिंग, यूनाइट पीपल ऑन कॉमन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्वेश्चंस, क्रिएट फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। तो ये काफी हद तक लोगों के अंदर दे वर एबल टू इंस्टिल द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। तो इस वाले पॉइंट पे वो काफी हद तक कामयाब थे। कौन? मॉडरेट्स। दूसरा, उन्होंने ट्रेन किया पीपल को पॉलिटिकली। ठीक है, वर्क बेस्ड ऑन हार्ड रियलिटीज एंड नॉट ऑन सैलो सेंटिमेंट्स ऑन रिलीजन। उन्होंने कहा कि जो रियलिटी है ना उसके हिसाब से आप देखो, काम करो। आप ये जो सिर्फ धार्मिक और ये जातिगत आधार पर काम नहीं करना है। इसके अलावा एस्टैब्लिश्ड बेसिक पॉलिटिकल ट्रुथ, उन्होंने जो बेसिक पॉलिटिकल ट्रुथ था उसकी स्थापना की, मतलब वो लोगों के अंदर तक पहुंचाया कि इंडिया शुड बी रूल्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडियंस, की भारतीयों पर शासन कैसे होना चाहिए जिनमें भारतीयों का हक हो, यानी कि भारतीयों के हक में शासन होना चाहिए। इसके अलावा और उन्होंने क्या कहा था कि मतलब और डिमांड्स क्या करी थी? डेवलप एंड प्रोपेगेट एंटी कॉलोनियल आइडियोलॉजी। एंटी कॉलोनियल आइडियोलॉजी को डेवलप करना है, प्रोपेगेट करना है। डेवलप करना है फीलिंग ऑफ नेशन एंड नेशनल यूनिटी। केयरफुली प्रमोट एंड नर्चर इंडियन नेशनहुड। टू फाइंड अ डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट मूवमेंट, एस्टैब्लिश्ड हेडक्वार्टर्स फॉर रूल। ये जो चीजें हमने पहले डिस्कस करी हैं वो। इसके अलावा एक्सप्लेन एंड रिफॉर्म्स इन गवर्नर जनरल हाँ, इसके अलावा दूसरी उन्होंने एक मांग ये करी थी कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है इसमें वृद्धि होनी चाहिए, यानी कि इंडियंस को पार्टिसिपेशन इनमें एंश्योर करना चाहिए। तो इसके लिए एक्ट ऑफ 1892 आया था जिसमें इंडियंस की भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। तो ये जनरली हमने देखा। जब भी आप एनालाइज करोगे कि मॉडरेट्स ने क्या क्या अचीव किया, तो आप यहाँ पर डिमांड्स लिख लेना कि व्हाट दे एम्ड फॉर, उनका एम क्या था, और व्हाट दे डिमांडेड एंड व्हाट दे अचीव्ड एक्चुअली। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इनकी कुछ गलतियां भी रहीं मॉडरेट्स की। कैसे रहीं? कि मॉडरेट जनरली थे, दे वर डोमिनेटेड बाय द एफ्लुएंट मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया। जो मध्यम वर्गीय जो इंटेलिजेंट टाइप के लोग थे, बुद्धिजीवी वर्ग था, अक्सर करके यही थे, जैसे कि एडवोकेट, मेडिकल पर्सनल, टीचर्स, राइटर्स एंड जर्नलिस्ट। इसी वजह से ये कह सकते हैं कि ये समाज के हर एक तबके को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए थे। इसमें जनरली जो बच्चों जो था वो एफ्लुएंट क्लास का था। दूसरा था कि मोस्ट मेंबर्स वर फ्रॉम सिटीज। अधिकतर जो लोग थे वो बड़े कस्बा से या बड़े शहरों से हुआ करते थे। इसी वजह से गाँव तक इनकी जो पहुँच थी वो लिमिटेड थी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जो पावर ऑफ मासेस होता है, यानी कि जनशक्ति होती है, उसकी नहीं पहचान पाया और उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी। ये सोचते थे कि जो सिर्फ इंटेलिजेंट वर्ग है या फिर जो एजुकेटेड वर्ग है, ओनली दे आर कैपेबल ऑफ चेंज, दे आर ओनली दे आर कैपेबल फॉर ब्रिंगिंग चेंज। इसके अलावा उनके जो तरीके थे बड़े ग्रेजुअल थे और स्लो थे, जिससे कि रिजल्ट दिखता ही नहीं था, और जो दिखेगा नहीं वो बिकेगा नहीं। अगला है लीडर्स का जो इन्फ्लुएंस था, यानी कि उनके पास जनरली लोकल लेवल के लीडर्स थे। उनका जो इन्फ्लुएंस था वो लोकल ही था, स्पेसिफिक रीजन्स तक फैला था। इसी वजह से जूडिथ ब्राउन नाम के जो हिस्टोरियन है, जूडिथ ब्राउन ने इन सबको सब कॉन्ट्रैक्टर्स कहा है। क्या कहा? ये सब सब कॉन्ट्रैक्टर थे, ओनली गांधी बादशाह कॉन्ट्रैक्टर्स। ठीक है, इसी वजह से क्योंकि इन लीडर्स का इन्फ्लुएंस स्पेसिफिक रीजन्स तक लिमिटेड था, कोई पान इंडिया मूवमेंट ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया।
यहाँ तक कि हम देखेंगे जो एंटी बंगाल डिवीज़न मूवमेंट हुआ था, वो कुछ ही क्षेत्र तक सीमित था, जैसे कि बंगाल और महाराष्ट्र के कुछ एक हिस्सों में। तो मॉडरेट्स की ये हमने मिस्टेक्स देख ली। उन्होंने पहली बात ये कि जनरली एफ्लुएंट मिडल क्लास इंटेलिजेंसिया द्वारा डोमिनेटेड था। जनरली सिटीज़ एंड टाउन्स में यहाँ से जो मेंबर्स थे वो थे। पावर और मासेस को इम्पोर्टेंस नहीं दिया। ग्रेजुअल और स्लो मेथोडोलॉजी थी इनकी और लीडर्स का जो इन्फ्लुएंस था वो लिमिटेड था, स्पेसिफिक रिजल्ट्स था। इवैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 लोगों के स्टेटमेंट मैंने उठाए हैं। पहला स्टेटमेंट है बिपिन चंद्र पाल जो कि बड़े हिस्टोरियन रहे हैं। ये कहते हैं कि जो पीरियड था ना 1885 टू 1905 दिस पीरियड वाज़ द सीड टाइम ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट का ये वही पीरियड था जब बीज बोया जा रहा था और अर्ली नेशनलिस्ट सोड द सीड्स वेल एंड डीप। और जो शुरुआती जो राष्ट्र नेशनलिस्ट थे, उन्होंने जो बीज था अच्छे से बोया और काफ़ी गहरा बोया। पट्टाभी सीताराम भैया कहते हैं जिन्होंने कांग्रेस का इतिहास लिखा हिस्ट्री ऑफ द कांग्रेस, वो कहते हैं कि वी कैन नॉट ब्लेम देम फॉर द एटीट्यूड दे अडॉप्टेड। हम उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते कि शुरुआत में जो एटीट्यूड यानी कि जो स्लो एटीट्यूड उन्होंने अपनाया था उसके लिए। क्यों? दे हैव मेड पॉसिबल द सुपर स्ट्रक्चर। उन्होंने सुपर स्ट्रक्चर का निर्माण संभव बनाया। स्टोन बाय स्टोन, पत्थर एक-एक पत्थर करके। बाय कॉलोनियल सेल्फ गवर्नमेंट, पहले उन्होंने कॉलोनियल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि स्वशासन माँगा, फिर होम रूल माँगा, फिर स्वराज माँगा विद इन द एम्पायर, एम्पायर में रहकर ही, और अंत में इन सब से ऊपर उन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस को माँगा। तो पट्टाभी सिद्धरामैया कहते हैं वी कैन नॉट ब्लेम देम फॉर द एटीट्यूड दे अडॉप्टेड। दे हैव मेड पॉसिबल द सुपरस्ट्रक्चर स्टोन बाय colonial self government, home rule and Swaraj within the empire एंड ऑन द टॉप ऑफ ऑल कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो ये था पूरा एनालिसिस हमारे किसका, जो मॉडरेट्स लीडर थे उनके बारे में। अगर आपको मॉडरेट्स लीडर्स के बारे में, उनके लाइफ के बारे में जानकारी चाहिए, उनका जो और कंट्रीब्यूशन है, उसके लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने पर्सनालिटीज वाली एक प्लेलिस्ट बनी है इसी मॉडर्न इंडिया में, वो आप जाकर देख सकते हैं। आपसे एक बार रिमाइंडर है आपके लिए कि अगर कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, इफ आई एम हेल्पिंग यू इन योर जर्नी, देन आप भी मेरी रीच बढ़ाने में मेरी मदद कर सकते हैं बाई कमेंट करके। और सब्सक्राइब का एक ऑप्शंस होता है और एक ऑप्शंस है शेयर का, जो आप शेयर करेंगे आस-पास अपने पास, और जिससे रीच बढ़ सकती है। और अगर आपको कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है तो मैं फिर से कहता हूँ कि सब्सक्राइब करने की इवन आपको टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम जो प्रोडक्टिव चीज़ें हैं वो करिए। थैंक यू।